नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 3-4 दिन के गतिरोध के बाद वापिस राजस्थान विधानसभा में कार्रवाई शुरू होगी और विधानसभा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। 3-4 दिन के बाद आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मध्य रास्ता निकाला और विधानसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। उसी के अनुसार अब भगवान ने शायद ये पूरे देश की जनता के हित में ये निर्णय करवाया हो कि जो विधायक हैं चुने हुए जनता की आवाज राज्य सरकार तक पहुंचा सके, जनता की दुख तकलीफ वहां तक पहुंचा सके। इसलिए विधानसभा चलना जरूरी इसलिए है दोस्तों कि आपकी बात जो है, आपके जिले की समस्याएं, आपके इलाके की समस्याएं विधानसभा तक रखी जा सकें और उन पर सरकार को की जवाबदेही, उत्तरदायी सरकार का तय किया जा सके। इसलिए विधानसभा का चलना आवश्यक है, वरना सरकार जब विधानसभा नहीं चलती है तो मंत्री अपने अपने इलाकों में घूमते हैं, मुख्यमंत्री अपने दौरे करते हैं, उनसे कोई सवाल जवाब कर नहीं सकता कि जो विकास की योजनाएं उनका क्या हालचाल है और जो जनता से वादे किए गए थे वोट लेते समय उनका क्या हुआ। तो विधानसभा की जब कल कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह थी कि जो प्रतिपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली, उन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से अपनी तर्कों से बात रखी और बजट की उन्होंने दोस्तों धज्जियां उड़ा डाली। उन्होंने ये बता दिया कि ये बजट सिर्फ कुछ नहीं है, केवल आंकड़ों का जाल है और उन्होंने बजट की एक एक बात को पकड़कर उसकी कमियां निकालते हुए भजनलाल की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बताया कि ये जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी और मुख्यमंत्री भजनलाल, जो ये बजट विधानसभा में लाया गया है उसमें दरअसल ये पूरा मक्कड़ जाल है, ये माया जाल है जो अधिकारियों का बुना हुआ है ये। और इसके आंकड़ों से साफ जाहिर है कि राजस्थान लगातार कर्जे में डूबता हुआ जा रहा है। राजस्थान में विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन राजस्थान कर्जे में डूब रहा है और कर्जे की हालत ये हो गई है कि हर नागरिक पर राजस्थान में 1 लाख रुपए का कर्जा हो गया है। यानी कि आप पर और हम सब, चाहे आपने बैंक से उधार नहीं लिया हो, चाहे आपने प्राइवेट कहीं किसी पार्टी से उधार नहीं लिया हो, उसके बावजूद भी आप पर 1 लाख रुपए का कर्ज है बतौर सरकार की बदौलत ये आपके माथे पर कर्ज का बोझ है। आप चुकाना चाहें वो एक अलग बात है कि सरकार से आप रिक्वेस्ट करें कि मैं कर्ज मुक्त रहना चाहता हूं, मैं कम से कम इस प्रदेश का नागरिक हूं, देश का, और मैं आपके कर्ज को नहीं मानता और ये आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। तो ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों। सरकार के ने आपके माथे पे जो कर्ज डाला है वो एटलीस्ट आपको ही चुकाना है। वो किसी ना किसी का रास्ता सरकार उसके तरकीब खोजेगी और वो कर्जा निश्चित तौर पर आगामी सालों में बढ़ता जाएगा। टीकाराम जूली ने जो अपने आंकड़े पेश किए, जो दमदार तरीके से उन्होंने बात रखी, उन्होंने जो धज्जियां उड़ा डाली एक एक सरकार की आर्थिक नीतियों की कि सरकार विकास का दावा कर रही है, सरकार विकास की बात कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है कि सरकार के दावे में और आंकड़ों में ही बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने बाकायदा पिन पॉइंट करके एक एक बिंदु रखा सामने और सरकार की वहां पर दोस्तों विधानसभा में सत्ता पक्ष की हालत खराब कर दी। उनके अकाट्य जो तर्क थे वो जबरदस्त थे। उन्होंने बाकायदा स्पीच जो है, जो आंकड़े रखे गए थे बजट के दौरान, उस पे उन्हीं आंकड़ों को उन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने गुमराह करने का प्रयास किया है प्रदेश के लोगों को, पूरे सदन को, कि किस तरह से ये आंकड़ों की जो जादूगरी दिखाई गई है, कलाकारी दिखाई गई है। और उन्हीं आंकड़ों को पकड़ के उन्होंने बताया कि किस तरह प्रदेश का जो बजट है, प्रदेश का जो की आर्थिक हालत है वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है इस सरकार के दौरान, जबकि सरकार को आए हुए मुश्किल से अभी 1-1.25 साल ही बीता है। तो ये टीकाराम जूली जो कांग्रेस के नेता हैं, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सरकार को दोस्तों ये हालत कर दी कि सरकार के पास उसका जवाब देने लायक कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो आप देखिए टीकाराम जूली का पूरा वीडियो कि मैंने उसके कुछ अंश, महत्वपूर्ण अंश आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जो विधानसभा में उन्होंने जो अपनी बात रखी थी कल, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए कि किस तरह उन्होंने एक एक पॉइंट को लेकर, एक एक बिंदु को लेकर सवाल, ऐसे ऐसे सवाल दागे हैं दोस्तों कि किसी के पास इसका शायद ही जवाब हो। सरकार को उन्होंने पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया और वित्त मंत्री दिया कुमारी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने उन्होंने ऐसी हालत कर दी कि अधिकारियों को अब बगले झांकने पड़ेंगे निश्चित तौर पर कि बजट तैयार के जो आंकड़े हैं वो अधिकारी ही करते हैं और वही उन्हीं के जरिए जो बजट है फिर वित्त मंत्री विधानसभा में पेश करती है।
तो आप इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिए कि किस तरह से टीकाराम जूली जो ने अपना एक नया ही रूप दिखाया है, एक नया कलेवर तेवर उनका देखने को मिला है कि वो कितना नेतृत्व की क्षमता रखते हैं और विपक्ष में रहते हुए प्रतिपक्ष के नेता की जो भूमिका है वो कितनी सार्थक ढंग से वो अदा कर रहे हैं। आप इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक प्लीज पूरा देखिए। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसे अपने दोस्तों और परिजनों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि पता चल सके कि प्रदेश की सरकार आपके और हमारे जो टैक्स का जो हिस्सा है उसके बलबूते किस तरह आंकड़े दिखा रही है और किस तरह विकास आपको छलावा देकर विकास की बातें की जा रही हैं। तो ये दोस्तों हालत है। और मेरा तभी तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि प्लीज इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। तो देखिए आप आखिर तक कि किस तरह प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सरकार की बखिया उधेड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। धन्यवाद, नमस्कार। पिछले भाषण में और सीएम साहब ने अपने भाषण में जो अंतर बताया कि आपने ये कहा कि 2028 तक प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये सीएम साहब ने कहा 7 फरवरी को। और फिर 19 फरवरी को आपने बजट में कहा कि हम 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो फिर ये डबल इंजन की सरकार है तो घंटा 2 घंटा लेट होए कि 2-2 साल लेट होए, 2-2 साल का अंतर आप चेक कर लेना। एक भी वर्ड, एक भी तथ्य, सबके स्रोत आपके बजट है, उनके आधार पे मैं बोल रहा हूं। और इसका कारण यही है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, इसलिए टारगेट बढ़ता जा रहा है। अगले बजट में और हो सकता है आप इसको 32 कर देंगे, 42 कर देंगे, तो समय बताएगा। पिछली बार जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री जी आपने डिप्टी सीएम साहब को साथ ही नहीं बैठाया, बजट इन्होंने पास किया और आपने बजट पे प्रेस आपने की। अब की बार साथ तो बैठाया पर अब की बार भी प्रेस को ब्रीफ आपने किया। तो वित्त मंत्री जी को भी थोड़ा मौका दो, जो बजट इन्होंने पढ़ा है तो थोड़ा सा बाहर बताएं तो सही। अब जो इसमें गैप आया है 2 साल का, जो $350 बिलियन की जो जीडीपी अपनी आगे गई है, उसका कारण मैं बताता हूं। क्योंकि आपने पिछले बजट में वादा किया था कि प्रदेश की जीडीपी 2025 तक 17,81,000 करोड़ हो जाएगी, परंतु अब आप बता रहे हो कि स्टेट जीडीपी 17,04,000 करोड़ तक ही पहुंचेगी, यानी 77,000 करोड़ रुपए आप अपने लक्ष्य से कम रहे। 4% आपकी स्टेट की जो जीडीपी है ना वो कम रही, इसलिए ये जो 2028 से 2030 हुआ है। और अगले बजट में ये जीडीपी और घटी ना तो ये 30 से 32 भी फिर 35 भी आपका हो जाएगा। सारे अधिकारी इस चीज को समझ रहे हैं। हमारी सरकार के समय में जब हम काम कर रहे थे, जो विकास की हम बात कर रहे थे, 22-23 के बजट में हमने अनुमान लगाया था कि स्टेट जीडीपी 13,34,000 करोड़ होगी, लेकिन हमारी जो नीतियां थी उसकी वजह से ये बढ़ी और 14,13,000 करोड़ रुपए तक पहुंची। और 23-24 के लिए जो हमने अनुमान रखा कि 15,76,000 करोड़ रुपए स्टेट जीडीपी का साइज होगा, तो बीच में आपकी सरकार आ गई, थोड़ा सा कम रह गया 15,21,000 करोड़ रुपए, नहीं तो पूरा ही जाता हमारा जो टारगेट था। ये तो बीच में आप लोग आ गए। और इस साल आपकी सरकार रही है और 77,000 करोड़ रुपए आप लक्ष्य से पीछे रह गए। आप दावा कर रहे हैं कि अगली साल 19,89,000 करोड़ रुपए स्टेट जीडीपी का साइज होगा। देख लेंगे वो कही भाई मेरा बाल कितना है, बोल जजमान अभी आया आगे, तो ये भी पता चल जाएगा कि जो आपका लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं। आपने पिछले बजट में राजस्व घाटे का जो अनुमान लगाया था वो 25,758 करोड़ रुपए लगाया था, और अभी आपने कहा है कि इस घाटे को जो पहुंचने का अनुमान है वो है 31,939 करोड़ रुपए,
यानी राजस्व घाटा भी आपने जो अनुमान लगाया था ना मुख्यमंत्री जी, उससे 24% अधिक हो रहा है आपको राजस्थान को। और आपका राजस्व घाटा स्टेट जीडीपी के 3.9 से बढ़कर 4.1% हो गया है। इसका खामियाजा तो राजस्थान की जनता को ही चुकाना पड़ेगा। इसी प्रकार से राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अब की बार 70,000 करोड़ रुपए हो गया है, और आपने इस बजट में इसको बढ़ा के 84,643 करोड़ रुपए अंदाजा इसका बताया है। और यह भी जो आपका राजकोषीय घाटा है, यह भी स्टेट जीडीपी के 1.4 से बढ़कर 1.9% हो गया है। अब आय व्यय की बात करते हैं। 2024-25 में कहा कि लोन पेमेंट के अलावा नेट एक्सपेंडिचर 3,34,796 करोड़ रुपए होगा, परंतु आपका नेट एक्सपेंडिचर पूरा नहीं हुआ और करीब 1,000 करोड़ रुपए कम खर्च करके 3,33,259 करोड़ रुपए का आपका सदन का समय कार्यसूची पूरी होने तक बढ़ाया जाता है। और आमदनी की अगर बात करें तो आपने 2024-25 में नेट रिसीट जो 2,64,787 करोड़ रुपए होगी, पर आपकी रिसीट करीब 1,600 करोड़ रुपए कम रहकर 2,63,168 करोड़ रुपए रही। तो आप बार बार कहते हो कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा रहे हैं, कैपिटल आउटले बढ़ा रहे हैं। आपने 2024-25 पर कैपिटल आउटले का बजट रखा 44,216 करोड़ रुपए, पर आप 13% ही कम खर्च कर पाए और आपका खर्चा हुआ केवल 38,288 करोड़ रुपए। आपने खेल कला साहित्य के अंदर 65,000 करोड़ रुपए आपने लिए थे बीई में, लेकिन आरई में क्या आया? 63,516। आप खर्च ही नहीं कर पाए। ऊर्जा में 30,729 आपने बीई में लिया था, लेकिन खर्च आपने ज्यादा कर दिए 33,051। लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है? बिजली तो आई नहीं रही। आपने कहा नेट बैंकिंग भी नहीं करेंगे, महंगी भी नहीं खरीदेंगे, तो बिजली भी नहीं आई, खर्चा भी बढ़ गया। इसका भी जरा बता देना। समाज कल्याण में 24,000 करोड़ रुपए आपको खर्च करने थे, आपने 22,797 खर्च किए, क्योंकि समाज कल्याण तो वैसे भी आपका फेवरेट विषय नहीं है, 10वें नंबर पे है। शहरी विकास में भी 16,918 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, उसकी जगह आपने 14,641 ही किए। और एग्रीकल्चर किसान, उसके भी आपको 14,544 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान था आपका बीई में, लेकिन आरई में आपका 14,000 सिर्फ 36 करोड़ रुपए आया। यानी कि शिक्षा, समाज कल्याण, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इन सब के अंदर जो बजट में प्रावधान था उससे कम आप लोगों ने खर्च किया।